वीडियो में भोजन पर चर्चा की और उनमें से कुछ टॉपिक मैं बता देता हूँ जो हमने चर्चा की थी। पहला है संतुलित भोजन व असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। उसके बाद हमने कुपोषण के ऊपर चर्चा की और कुपोषण के अंदर हमने 3 तरह के कुपोषण पढ़े। पहला था विटामिन कुपोषण, दूसरा प्रोटीन कुपोषण, तीसरा खनिज कुपोषण। आज हम बात करते हैं मानव स्वास्थ्य के बारे में और मानव स्वास्थ्य के अंदर हमारा टॉपिक है पीने योग्य पानी के गुण व दूषित पानी के दुष्प्रभाव। अगर पानी कौन सा होना चाहिए, जल कौन सा होना चाहिए जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर मैं कहूँ कि यदि मैं कहूँ तो जल ही जीवन है तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो जल का हिस्सा है वो 71% है। कितना? 71% और उसमें से जो जल है उसके अंदर पीने वाला पानी केवल 3% है। बाकी 97% खारा है जो महासागरों व समुद्रों में पाया जाता है। जल का उपयोग हम पीने, भोजन बनाने, नहाने, बर्तन कपड़े धोने, कृषि में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। बड़े बड़े उद्योगों में जल का उपयोग करते हैं। जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एक ऐसी चीज है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रहती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली ठोस, दूसरी तरल, तीसरी गैस। जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली अवस्था ठोस, ठोस में बर्फ के रूप में, तरल में जल के रूप में या पानी के है, तीसरी गैस जो जल वाष्प के रूप में। ये तीनों प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं जो पानी पीते हैं उसके गुण कैसे होने चाहिए, किस तरीके का जल होना चाहिए जो हमारे शरीर को फायदेमंद हो। पहला है जल का पीएच मान संतुलित हो। जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। दूसरा, जल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुली हो। जो जल में ऑक्सीजन होती है वो पर्याप्त मात्रा में घुली हो, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो ऑक्सीजन के द्वारा होती हैं, और अगर जल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो तो हमारी उपापचयी क्रियाएं आसानी से सरल पूर्व हो जाती हैं। अगर जल का पीएच मान 7 से कम या ज़्यादा हो तो हमें हानिकारक पहुंचाता है। पानी पीने से हमारे शरीर में रेसो फाइबर की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पानी पीने से हमारे शरीर के अंदर जो रेसो फाइबर होते हैं उसकी मात्रा क्या है, कायम रहती है, एक नियंत्रित बनी रहती है, ना तो ज़्यादा रहती है ना कम रहती है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है अगर शरीर की मजबूत हो तो आने वाले शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु कीटाणु को नष्ट कर देती है और हमें रोगग्रस्त होने से बचाती है। अधिक जल पीने से हमें बीमारियों का खतरा कम होता है और प्रतिदिन 8 से 10 लीटर जल हमें पीना चाहिए। कितना? 8 से 10 लीटर जल, ताकि शरीर में जो रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो तो जाते हैं अंदर, लेकिन उनको बाहर निकालने के लिए जो हम जल पीते हैं वो जल निष्कासन या उत्सर्जन होता है, उसके साथ ये रोगाणु बाहर निकलते हैं। और अधिक जल और स्वच्छ जल पीने से कुछ बीमारियां नहीं होती हैं। कुछ बीमारियां नहीं होने का कारण रहता है जैसे सर्दी जुकाम का ना होना, फेफड़ों में संक्रमण और पथरी का कम होना। क्योंकि अगर हमें पथरी हो जाती है तो किसी औषधि द्वारा बाहर नहीं निकलती, हम ज़्यादा जल पीते हैं तो उसी के द्वारा गल कर बाहर निकलती है। और डॉक्टर भी यही सलाह देता है कि अगर हमें पथरी होती है तो कम से कम 8 से 10 लीटर दिन का पानी पीना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन अधिक जल पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनी रहती है, चुस्ती नहीं रहती है, तो हमें स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मोटापा पे। मोटापा क्या है? क्योंकि मोटापा भी हमारे शरीर का एक रोग ही है। मोटापा स्थिति वो है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है, उसे मोटापा कहती है। मोटापा शरीर का वजन घटा सकती है। जो हमारे शरीर पर जो
वसा होती है शरीर के अंदर, जो हम वसा का उपयोग करते हैं, वो आसानी से पचती नहीं है, और वो जब एक सीमा से ज़्यादा एकत्रित हो जाती है शरीर के अंदर, वो चर्बी के रूप में बाहर दिखती है, उसे हम मोटापा कहते हैं। मोटापा इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं कि मोटापा कैसे होता है। शरीर भार सूचकांक मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स यानी शरीर का जो भार सूचांक होता है, सूचकांक, वो मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। ऐसे भी एक पर्सन निकलता है, जब 25 किलोग्राम प्रति मीटर के बीच हो तब मोटापा पूर्व स्थिति, और जब ये 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तब मोटापा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा होता है, जैसे हृदय रोग से, मधुमेह, जैसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं, निद्राकालीन श्वास समस्या, जब हम सोते हैं, सोने के बाद जो श्वास में प्रॉब्लम होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, वो होती है निद्राकालीन श्वास समस्याएं, वो मोटापा के कारण होती है। कई प्रकार के कैंसर और अस्थि संध्यार्थी मोटापा के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से प्रमुख हम पढ़ते हैं। मोटापा और शरीर का वजन बढ़ाना। अगर हमें मोटापा हो जाता है तो शरीर की जो चर्बी है वो बढ़ जाती है। ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन का कारण होना। जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ऊर्जा प्राप्त होना और ऊर्जा ग्रहण करना, इन दोनों के उपयोग के बीच जो संतुलन का कार्य होता है वो असंतुलन हो जाता है। अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, जंक फूड व कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम करना भी एक मोटापा का कारण होता है। या फिर जो व्यायाम करते हैं, शारीरिक क्रिया करते हैं, वो सही ढंग से नहीं करने पर भी शरीर में चर्बी जमा हो जाती है और वही भी मोटापा का कारण बनती है। अब हम बात करते हैं रक्तचाप के ऊपर, कि रक्तचाप क्या है, ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी कहते हैं। अगर किसी इंसान की बीपी बढ़ भी जाए ना, तो हम उसको नॉर्मल कर सकते हैं। अगर किसी इंसान की बीपी घट जाए, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप कम हो जाता है, तो उसे नॉर्मल करना, सामान्य करना मुश्किल हो जाता है। और हमारे शरीर के अंदर दो धमनियाँ होती हैं, जो रक्त को हृदय से कोशिका या ऊतक के या अंग तक ले जाती है, वो धमनी कहलाती है, वो शुद्ध रक्त को ले जाती है अंदर। और जो अंग से हृदय तक रक्त को लाती है, वो शिराएं कहलाती है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर। जो हमारी धमनियाँ होती है, रक्त वाहिनियाँ, इन रक्त वाहिनियों के अंदर जो रक्त का प्रवाह होता है, वो वाहिनियों की दीवारें क्या होती है, इन दीवारों पर जो दबाव पड़ता है ना रक्त का बहाव से, वो रक्तचाप कहलाता है। धमनियां वे नलिकाएं हैं जो हृदय से के ऊपर, जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप, जो व्यक्ति का रक्तचाप होता है ना, उसको दो प्रकार किया जाता है। एक तो सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जो धमनियों का चाप होता है, जो धमनियों का प्रवाह होता है दाब के द्वारा, उसको व्यक्त किया जाता है। डायस्टोलिक के अंदर जो शिराओं में रक्त का प्रवाह होता है, दाब होता है, उसको दर्शाया जाता है। और हमारे शरीर के अंदर जो ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है, उसका मान होता है 120/80। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों के दाब को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं। डायस्टोलिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक चाप रक्तचाप पारा के 90 और 120 मिलीमीटर के बीच तथा डायस्टोलिक रक्तचाप पारा के 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र रक्तचाप मापी कहलाता है या स्पाइग्नो मैनोमीटर कहलाता है। हमारे एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति के अंदर जो सिस्टोलिक होता है वो 90 से 120 होता है और डायस्टोलिक होता है जो 60 से 80 होता है।
यह है हमारा स्पाइगनोमीटर, स्पाइगोमेनोमीटर, जिसे हम रक्तचापी मापी यंत्र भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं निम्न रक्तचाप क्या होता है। वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफी कम होता है तो मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते, जिससे ये अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते और अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते। निम्न रक्तचाप, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, नसें होती हैं, धमनियों के अंदर हम जाते हैं तो केशिकाएं आती है, उनके अंदर रक्त का प्रवाह कम हो जाता है तो हमें लक्षण या संकेत भी दिखाई देते हैं। और प्रवाह कम होने के कारण जो हमारी मस्तिष्क है, हृदय है, गुर्दे हैं, वहाँ की इंद्रियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाने के कारण वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती है और वो अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब बात करते हैं उच्च रक्तचाप, यानी कि रक्तचाप का अधिक प्रवाह बहना, अधिक ज्यादा बढ़ना, धमनियों में अधिक दाब के कारण रक्त का बहना। क्या 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 होता है? चिंता होती है, क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है, भ्रम होते हैं, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, मैदे से बने खाद्य पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट व शराब के सेवन से, श्रमहीन जीवन व व्यायाम के अभाव से हो सकता है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप यानी धमनियों में दबाव के कारण होता है हमें। और धमनियों में अधिक दबाव कब बढ़ता है? जब हम चिंता करते हैं, क्रोध आता है, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी के बारे में हमें भ्रम होता है, या फिर हम ऐसे मैदे से बने खाद्य पदार्थ खा लेते हैं, या तेल, घी, अचार ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर सिगरेट या शराब का सेवन कर लेते हैं, तो हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप, क्योंकि हमारे धमनियों में अगर रक्त का अधिक दबाव बढ़ेगा तो रक्तचाप का बढ़ना आवश्यक है। और उच्च रक्तचाप का समय पर निदान भी महत्वपूर्ण है। ऐसे मरीज को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे ताजे फल खाने चाहिए, डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, भोजन में कैल्शियम यानी कि दूध पीना चाहिए, मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करनी चाहिए। और मैग्नीशियम की मात्रा जब संतुलित होगी, जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। रेशे युक्त पदार्थ को खूब खाए। संतृप्त वसा, मांस, वनस्पति घी की मात्रा कम करनी चाहिए, क्योंकि वनस्पति घी भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है और रक्तचाप बढ़ाता है। और नियमित व्यायाम भी करने चाहिए। खूब तेज लगातार 30 मिनट पैदल चलना अच्छी बात है। योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है और हम आगे अगले वीडियो में मिलेंगे और अच्छी तैयारी के साथ मिलेंगे, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 की में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। और मेरी कहना यही है कि मैं जो पीडीएफ के द्वारा आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से इनको नोट्स की तरह उतार सकते हो। वैसे मैं नोट्स की तरह ही पीडीएफ बनाकर आपके सामने लाता हूँ, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो। आगे हम मिलेंगे तो नशे के बारे में बात करेंगे, सेवन के बारे में बात करेंगे, और इनके जो पर्सन इंपॉर्टेंट होंगे वो भी अगले वीडियो बताएंगे कि इस पार्ट के कौन कौन से पर्सन इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में सहायता प्राप्त हो। धन्यवाद आपका।